Welcome to We Learn Networks. This is session number 14 of subject Economic and Social Environment, and today we will cover the chapter India's Balance of Payment. The topic that we will cover in these sessions are Introduction, Financing Payment Defects, the International Monetary System and Special Drawing Rights, Importance of Balance of Payments, India's balance of payments from 1951 to 2000 and 2001, exchange rate and balance of payments, rupee convertibility, India's balance of payment, viable or vulnerable. Introduction. The balance of payments of a country is systematic record of all economic transactions between the residents of a country and the rest of the world. It is composed of all receipts on account of goods exported, services rendered, and capital received by residents, and payments made by them on account of goods imported, service received, and capital transferred to non-residents or foreigners. ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है किसी भी कंट्री का, वो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है जहां पे हम सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रखते हैं जो भी कंट्री में मेंबर्स रिसाइड कर रहे हैं, जो भी कंट्री के रेजिडेंट्स होते हैं उनकी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बताता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर होता है हमारी इकोनॉमी का, क्योंकि यही बताता है कि हमारी कंट्री में कितना पैसा बाहर से आया है और कितना पैसा बाहर गया है। इट इज कंपोज ऑफ ऑल द रिसीप्ट्स, वो इन सारी रिसीप्ट्स का बना हुआ होता है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो उन सारी रिसीप्ट्स का बना हुआ होता है जो कि बहुत सारे अकाउंट से हम मेजर करते हैं, जैसे कि कौन कौन से गुड्स एक्सपोर्ट हुए हैं, कौन कौन सी सर्विसेज को हमने रेंडर किया है, कौन कौन सी कैपिटल्स हमारे द्वारा रिसीव करी गई हैं, जितने भी रेजिडेंट्स है कंट्री के उन्होंने किस तरीके की कैपिटल रिसीव करी है और कौन कौन सी पेमेंट्स करी हैं दूसरे अकाउंट्स के लिए, लाइक गुड्स कौन कौन से इंपोर्ट किया उसकी पेमेंट्स, कौन कौन सी सर्विस रिसीव करी हैं उनकी पेमेंट्स, और कौन कौन सी कैपिटल ट्रांसफर की है नॉन रेजिडेंट्स या फॉरेनर्स को टू, ये इन सब के जो अकाउंट या पेमेंट्स की डिटेल होती है ये सब हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंडर आती है। The official reserve asset account comprises its gold stock, holding of its convertible foreign currencies and special drawing rights. ये जितना भी ऑफिशियल रिसिप्ट होता है या फिर ऑफिशियल रिजर्व एसेट्स होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के, वो हर चीज़ का कंप्राइज होता है, जैसे कि चाहे वो गोल्ड का स्टॉक हो या फिर किसी भी फॉरेन करेंसी के स्टॉक्स हो या फिर कोई भी स्पेशल ड्राइंग राइट्स हो, ये सारे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंडर आते हैं। A balance of payment table is designed to summarize a nation's transaction with outside world. जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की टेबल है उसे स्पेशली समराइज किया गया है कि हम बता सके कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन एक नेशन आउटसाइड वर्ल्ड से करता है। जो इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो होता है करंट अकाउंट्स के थ्रू, कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू और रिजर्व फंड्स के थ्रू। द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री कंसिस्ट ऑफ करंट अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स, कैश अकाउंट्स और ऑफिशियल रिजर्व एसेट्स अकाउंट। The current account component portrays the flow of goods and services in form of exports and imports for a country during a given year. ये जो current account होता है ये डिटेल्स देता है कि कौन कौन से गुड्स हमने एक्सपोर्ट किए हैं और कौन कौन से गुड्स हमने इंपोर्ट किए हैं ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। The capital account shows the volume of private foreign investment and public grants and loans from individual nations and multilateral donor agencies such as IMF, World Bank, etc. ये जो कैपिटल अकाउंट्स होते हैं ये वो सारी चीज़ें शो करते हैं, जैसे कि कोई भी हमारी प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, हम किसी फॉरेन बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कोई भी पब्लिक ग्रांट्स है हमारे पास में जो ग्रांट्स आई हैं ड्यूरिंग द ईयर, या फिर हमने किसी नेशन इंडिविजुअल नेशन से लोन लिया हुआ है, ये सारी चीज़ें हमारी कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है।
और ये जो ऑफिशियल रिजर्व सेट या फिर रिजर्व फंड है, ये कंप्राइज करता है हमारे गोल्ड स्टॉक को, या फिर कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसीज को, या फिर स्पेशल ड्राइंग राइट्स को। ये सारी चीजें कम्स अंडर रिजर्व फंड और ऑफिशियल रिजर्व एसेट्स। फाइनेंसिंग पेमेंट डिफेक्ट्स। In financing payment defects, we will study the international monetary system and special drawing rights. The country has a net negative balance of rupees 1500 crores on current account. जो हमारा करंट अकाउंट है, हमारी जो कंट्री है इंडिया जो है, उस पे बहुत ही नेगेटिव बैलेंस है ऑफ रुपीज 1500 करोड्स। Commodity imports plus payments or to foreign shipments या shipping firms exceeds commodity exports plus payments in Indian shipping firms by rupees 1500 crores। जो commodity imports और जितनी भी हमारी foreign shipping firms हैं, वो अपनी commodity exports से बहुत ही ज़्यादा exceed कर रही है, और इसकी वजह से जो Indian shipping firm है वो 1500 crores के loss से गुजर रही है। On the capital account front, capital account में the country experiences a net inflow of rupees 13 करोड़। टोटल कैपिटल जो हमारा फ्रंट है कैपिटल अकाउंट में, उतना हमारा रोज का या एवरी ईयर इट्स शोइंग ऑफ इनफ्लो ऑफ रुपीज 1300 करोड़। This comprises a net private foreign investment of rupees 18 crore and a net government and multilateral flow of rupees 1700 crores। जो भी हमारा कैपिटल अकाउंट फ्रंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में वो 800 करोड़ से आगे है, और जो हमारी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उनसे इनफ्लो जो हो रहा है वो है 700 करोड़ का, इन टोटल रुपीज 1300 करोड़। दो the gross inflow of government and multilateral assistance was rupees 1000 crores. This is partly offset by capital outflow of rupees 300 crores representing debt repayments consisting of amortization and interest payments on formal loans। वैसे जितना भी हमारे ये कैश फ्लो कैपिटल अकाउंट में है वो सिर्फ 1000 करोड़ रुपीस था, पर 300 करोड़ हमने एज डेप्ट रीपेमेंट या फिर एमोर्टाइजेशन की वजह से, और या फिर इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें कि हमने सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट देने के लिए 300 करोड़ पे करे हैं। टू ऑफसेट द नेगेटिव बैलेंस, our hypothetical economic can rely on its central bank holdings of official monetary reserves। जो हमारा नेगेटिव बैलेंस का ऑफसेट है, वहां पे हमारी जो हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है वो वर्ल्ड सेंट्रल बैंक से होल्ड करती है अपने ऑफिशियल मॉनेटरी रिजर्व्स को। सच रिजर्व्स कंसिस्ट ऑफ गोल्ड, कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसीज एंड स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये जो रिजर्व्स हैं वो बने हैं गोल्ड के, कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसीज के लिए। कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसीज वो करेंसीज होती हैं जहां पे हम अपनी फॉरेन करेंसीज लाइक यूएस डॉलर्स और ब्रिटिश पाउंड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इन रुपीज। और जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है उनकी कंप्राइज होती है हमारी स्पेशल रिजर्व फंड्स। इंटरनेशनल रिजर्व्स serves for country the same purpose that bank account serves for individual। इंटरनेशनल रिजर्व्स जो होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, वो एक तरीके से वही काम करते हैं जो इंडिविजुअल बैंक अकाउंट्स करते हैं किसी इंडिविजुअल के लिए। दे कैन बी ड्रॉन ऑन टू पे बिल्स एंड डेब्ट्स। दे में इंक्रीज ड्यू टू करंट अकाउंट्स और कैपिटल अकाउंट्स सरप्लस और बोथ। ये हम ड्रॉ कर सकते हैं दोनों तरीकों से, चाहे वो बिल की पेमेंट हो या डेप्ट की पेमेंट हो, या फिर करंट अकाउंट में कुछ भी इंक्रीज या कैपिटल अकाउंट में कुछ भी सरप्लस हुआ हो, या दोनों ही तरीकों से हम अपने रिजर्व फंड्स को इंक्रीज या ड्रॉ कर सकते हैं। A country which is faced with existing or projected balance of payments defect on combined current and capital accounts has a variety of policy options। एक जो कंट्री जिसके पास में बहुत सारे फेस्ड
एसेट्स हैं जहां पे प्रोजेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डिफेक्ट करती है कंबाइंड करंट और कैपिटल अकाउंट को, वहां पे हम बहुत सारी वैरायटी ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस को चूज करते हैं. इट कैन सीक टू इम्प्रूव द बैलेंस ऑन करंट अकाउंट बाय प्रमोटिंग एक्सपोर्ट एक्सपेंशन और लिमिटिंग इंपोर्ट्स. जो पहला ऑल्टरनेटिव हमारे पास में होता है वो ये होता है कि हम किस तरीके से करंट अकाउंट के बैलेंस को इम्प्रूव करें, और ये हम दो तरीकों से इम्प्रूव कर सकते हैं. पहला कि एक्सपोर्ट को एक्सपेंड करें या प्रमोट करें, कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट अपने मटेरियल्स का कर सकते हैं, और दूसरा है कि किस तरीके से हम अपने इंपोर्ट्स को लिमिट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग बेटर सब्सटीट्यूशंस. इंपोर्ट के लिए जो भी हमारी कंट्रीज में सब्सटीट्यूशंस है उनका यूज ज़्यादा करके, बजाय कि बाहर से इंपोर्ट करवाने के सामान, हमें ये फोकस देना चाहिए. और इससे क्या होता है कि हमारे जो कैपिटल या करंट अकाउंट के डेब्ट्स हैं वो कम होते हैं. A second alternative, though often not exclusive of the first, is to improve the balance on their capital account by encouraging more private foreign investment and seeking more public foreign assistance. जो सेकेंड ऑल्टरनेटिव है वो ये कहता है कि किस तरीके से हम अपने कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो जो तरीके इसमें बताए हैं वो हैं कि हम प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करें और देखें कि कौन कौन से पब्लिक फॉरेन असिस्टेंस को ज़्यादा से ज़्यादा हम चांस दें ग्रो करने का. फाइनली, a country can also seek to modify detrimental impact of chronic balance of payment defects by expanding their stocks of official monetary reserves. Finally, whole country can also help by modifying the balance of payment with official monetary servers. Importance of balance of payment. A country's balance of payment reveals various aspects of a country's international economic position. जो एक कंट्री है उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट रिवील करता है कि उस किसी कंट्री की इंटरनेशनल मार्केट में क्या इकोनॉमिक पोजीशन है. इट प्रेजेंट्स द इंटरनेशनल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंट्री. ये प्रेजेंट करती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी कंट्री का. इट हेल्प्स द गवर्नमेंट इन टेकिंग डिसीजंस ऑन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज ऑन द हैंड एंड एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स इश्यूज ऑन द अदर. ये जो गवर्नमेंट होती है वो डिसीजंस लेती है, मॉनेटरी डिसीजंस लेती है, फिस्कल पॉलिसी डिसीजन लेती है और इनको एक हाथ पे रखती है, और जो एक्सटर्नल ट्रेड और उनकी पेमेंट इश्यूज है उनको दूसरे हाथ पे रखती है. In case of a developing country, the balance of payment shows the extent of dependence of the country's economic development on the financial assistance by the developed country. ये जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट शो करती है बाय शोइंग डिपेंडेंस ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन डेवलप्ड कंट्रीज. जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन पे ये जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो अपनी अमाउंट या डिपेंडेंस शो करती हैं कि इन कंडीशंस पे हमारी जो कंट्री है वो डिपेंडेंट है डेवलप्ड कंट्रीज पे. The greatest importance of balance of payment lies in its servings as an indicator of changing international economic position of a country. ये जो ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस होती है किसी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट की वो लाई करती है कि किस तरीके से हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजीशन में अपने आप को स्टैंड आउट करते हैं, या फिर हमारी मार्केट पोजीशन किस तरीके से चेंज हो रही है इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजीशन में. Balance of payment is the economic barometer which can be used to appraise a nation's short-term international economic prospects. ये जो इकोनॉमिक बैरोमीटर की तरह होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट कि ये बताती है कि किस तरीके से हम नेशंस की शॉर्ट टर्म इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस को अप्रेज कर सकते हैं, और ये हेल्प करती है कि हम किस तरीके से इंटरनेशनल सॉल्वेंसी की डिग्री को इवेल्युएट कर सकें, या फिर किस तरीके से हम एक्सचेंज रेट को अप्रोप्रिएट लेवल पे ले जा सके किसी भी कंट्री की करेंसी रेट पे.
India's balance of payment 1950s to 51 to 2000 to 2001. The BOP in 50s means the balance of payment in 50s. In the early 1950s, when India launched its economic planning, the balance of payments position was more or less comfortable. जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन थी 1950s में वो मोर और लेस कंफर्टेबल थी, मींस ठीक ठाक पोजीशंस थी हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट में. पर जैसे ही हमारा 51 टू 52 का एरा आया, देयर वाज अ लार्ज ट्रेड डिफेक्ट and as result, despite net surplus, invisible transfers and capital account surplus, there was overall defect on the current and capital account which was met by official reserves account. ये पर जब हमारा ईयर आया 1951 से 1952 का, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लार्ज ट्रेड डिफेक्ट देखी गई और इसका जो रिज़ल्ट था वो दोनों चीज़ों पे पड़ा था, जो कि था करंट और कैपिटल अकाउंट. और इसके लिए जो डिफेक्ट हमने भरा था करंट और कैपिटल अकाउंट का, वो भरा था ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट्स के थ्रू, जितना भी हमारा रिजर्व फंड्स था उनके थ्रू. इन 1952 टू 1954 द नेट सरप्लस इनविजिबल ट्रांसफर मोर देन ऑफसेट द ट्रेड डिफेक्ट एंड कैपिटल अकाउंट डिफेक्ट. अगेन 1952 से 1954 में जो भी हमारा नेट सरप्लस इनविजिबल ट्रांसफ़र था वो बहुत ही ज़्यादा था ऑफसेट वैल्यू से, और इसके लिए फिर से हमारा जो कैपिटल अकाउंट और ट्रेड अकाउंट था वो डिपिक्ट हो गया. एज अ रिजल्ट इंडिया एक्सपीरियंस्ड करंट अकाउंट सरप्लस एंड नेट सरप्लस ऑन कंबाइंड करंट एंड कैपिटल अकाउंट्स रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व पोजीशन. इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर दिया था करंट अकाउंट सरप्लस को और टोटल नेट सरप्लस को, जो कि होता है हमारा करंट और कैपिटल अकाउंट पे. इन दोनों में ही हमारा जो इंडिया था उन्होंने सरप्लस एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर दिया और इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज आया ऑफिशियल रिजर्व पोजीशन में. द BOPs in 1960s. In earlier 60s, the situation did not improve. The trade and current account defects increased sharply due to large-scale imports of food grains, machineries and equipments. 1960s में भी ये हालत नहीं सुधरी और इसकी वजह ये थी कि ट्रेड और करंट अकाउंट डिफेक्ट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा शार्पली इंक्रीज होने लग गए थे, बिकॉज हमारी जो स्केल था लार्ज स्केल इंपोर्ट्स होने लग गए थे. लार्ज स्केल पे इंपोर्ट्स जो है वो होने लग गए थे इनकी वजह से. और ये जो लार्ज स्केल इंपोर्ट्स थे वो थे फूड ग्रेन्स के लिए, मशीनरी के लिए, इक्विपमेंट के लिए. इंडिया सॉट एक्सटर्नल असिस्टेंस इन अ बिग वे अंडर कैपिटल अकाउंट. IMF borrowings supplemented the loans to meet the current account defects. IMF से बोरो करके हमने स्टार्ट किया कि हम अपने करंट अकाउंट्स को डिफेक्ट करें ताकि कुछ सप्लीमेंट लोन्स जो है उनके क्राइटेरिया को हम मीट कर सके. The BOPs in 80s. During 80s, issue relating the balance of payments came to occupy the center stage in terms of India's macroeconomic मैनेजमेंट. 80s के दौरान अर्ली 80s में क्या हुआ था कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो सेंटर स्टेज बन गया था और बहुत ज़्यादा इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होने लग गया था. The second oil price hike shock in 1979 had a far more severe impact on the economy's balance of payment than that of the first shock in 1973 to 1974. जो हमारा सेकेंड ऑयल प्राइस हाइक शॉक हुआ था वो 1979 की वजह से बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट में आया और उसने बहुत ही ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट डाला इंडिया की इकोनॉमिक बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर. और ये जो शॉक था वो इतना ज़्यादा था कि उसने ओवरकम किया ऑयल प्राइस हाइक शॉक 1 को. जो पहला हमारा ऑयल प्राइस हाइक हुआ था, जो भी फर्स्ट शॉक था 1973 से 74 में, उसको भी ओवरकम किया.
The full effect of second oil shock spilled over into 80s. पूरे 80s के एरा को उसने कवर कर लिया था. Between 78 to 79 and 81 to 82, imports almost doubles. The increase in petroleum oil lubricants import accounted for a little over half the increase in the overall imports. This is followed by the second round effect on non-pole impacts. ये जितना भी प्राइस हाइक या प्राइस हाइक हुआ था उसकी जो मेजर वजह थी वो ये थी कि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो गए थे इस टाइम पीरियड में. और ये जो मोस्टली इंपोर्ट्स थे वो पीओएल के थे, मींस पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट्स के थे. इस वजह से क्या हुआ, जितने भी हमारे अकाउंट्स थे, इंपोर्ट अकाउंट्स थे, वो सारे डेप्थ में आते गए. बीओपी ड्यूरिंग 1985 टू 90, 1985 से 19 के बीच में क्या हुआ था. द लेटर हाफ ऑफ 80s सॉ द बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेन्स ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. The trade deficits and consecutively current account deficits increased substantially and remained at high level throughout. ये जो हमारे लेटर हाफ था 1980s का, उसने बहुत ही ज़्यादा ग्रेन्स को, स्ट्रेन्स को बिल्ड कर दिया बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के ऊपर. और ये जो ट्रेड डिफेक्ट्स या फिर कॉन्जिक्यूटिवली हमारे जो थे करंट अकाउंट डिफेक्ट्स जो थे वो भी सब्सटेंशियली इंक्रीज होते गए और बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच गए थे. Recovering from the stagnation in 1985 to 86, the volume growth of exports in subsequent 4 years ranges between 10 to 12% per annum. ये जो stagnation था 85 से 86 के पीरियड के बीच में, वहाँ पे जो एक्सपोर्ट की ग्रोथ थी, वॉल्यूम की ग्रोथ थी, वो चार साल की रेंजेस में 10 to 12% ही रही. The BOP crisis 90s to 92. In 1990s, the Gulf crisis led to a sharp increase in oil prices. This led to an increase in important bill of POL from an average of rupees 499 crores per month in June-August 1990. Coal imports rose sharply to rupees 1221 crore per month in the subsequent 6 months. जब ये 1990s का दौर चला था, गल्फ क्रिस ने बहुत ही ज़्यादा शार्प इंक्रीज दिखाया था ऑयल प्राइस में, और ये लेड हुआ था कि किस तरीके से हम अपने पीओएल के इंपोर्ट बिल्स को पे करते हैं. फॉर एन एवरेज अगर हमारे पास में 500 करोड़ रुपए होते पर मंथ इन जून एंड अगस्त 1990, coal imports rose sharply to rupees 122 crores per month in the subsequent 6 months. There was a steep rise in the world oil price on the exaggeration of Kuwait and spot purchases were very costly, which were made to prevent shortage in the domestic market. वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस के दाम बहुत ही ज़्यादा स्टीप हो गए थे अब, और कुवैत और स्पॉट ने परचेज करना स्टार्ट किया इन ऑयल्स को एट वेरी हाई कॉस्ट, जिसने क्या किया, पूरी डोमेस्टिक मार्केट को प्रिवेंट होने से बचाया शॉर्टेज के थ्रू. द बीओपी इन 1992 to 1995. During 1992 to 1993, with the lift of import curbs, import growth picked up, and since the growth in exports was not that significant, trade deficit once again increased both in rupees and dollar terms. 1992 से 1993 के दौरान हमारे जो import curbs थे वो बहुत ही ज़्यादा लिफ्ट होने लगे थे, और जो इंपोर्ट का रेट था वो भी ग्रो हुआ था, बढ़ा बिल्कुल भी नहीं था. द इनविजिबल अकाउंट रिकॉर्डेड इन डिटोरेशन इन एज ट्रैवल रिसीप्ट सफर ड्यू टू डिक्लाइन इन ट्रैवल
अराइवल्स। जो अकाउंट इनविजिबल अकाउंट रिकॉर्डेड थे ना, उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना स्टार्ट किया ट्रैवल रिसीप्ट को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल अराइवल्स में डिक्लाइन देखा गया था। प्राइवेट ट्रांसफर्स रिमेन मोर और लेस स्टेबल। जितने भी प्राइवेट ट्रांसफर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहे। ऑन द अदर हैंड देयर वाज अ राइज इन outgo on interest payment, royalties, technical fees and miscellaneous payments। जितने भी on the other hand जो भी था कि बहुत सारी चीज़ों में राइज होना स्टार्ट हो गया था, जैसे कि किस तरीके के इंटरेस्ट पेमेंट हम कर रहे हैं, किस तरीके की रॉयल्टीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, टेक्निकल फीस क्या है हमारी, या फिर किस तरीके से मिसलेनियस पेमेंट हम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारा बीओपी 1992 से 1995 के में बताया गया था। नाउ एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, रुपीस कन्वर्टेबिलिटी, कि किस तरीके से हम रुपीस में कन्वर्ट करते हैं। द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द बैलेंस ऑफ परफॉर्मेंस और बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑफ एन इकोनॉमी इज द एक्सचेंज रेट ऑफ इट्स करेंसी वाइस अदर मेजर कंट्रीज। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है बैटल ऑफ पेमेंट को, वो ये है कि इकोनॉमी ने अपने आप ही एक्सचेंज रेट डिसाइड करने स्टार्ट कर दिए, और जितनी भी मेजर करेंसीज थी उनके लिए एक्सचेंज रेट इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गए थे। देयरफॉर इन्फ्लुएंसिंग द एक्सचेंज रेट मूवमेंट इन वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल फॉर करेक्टिंग द इम्बैलेंसेज इन द करेक्ट अकाउंट। मीन्स कि जितना भी इन्फ्लुएंस हुआ था इस एक्सचेंज रेट को लेके, एक्सचेंज रेट मूवमेंट को लेके, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा करेक्शन की ज़रूरत थी, करेक्शन ऑफ इम्बैलेंस की ज़रूरत थी हमारे करंट अकाउंट के सिस्टम में। ऑब्वियसली बिसाइड्स एक्सचेंज रेट्स देयर आर अ बूस्ट ऑफ अदर फैक्टर्स सच एज वर्ल्ड डिमांड, क्वालिटी ऑफ विच हैव अ bearing on export growth functionality of the developing country। बिसाइड्स जो जितने भी हमारे एक्सचेंज रेट है उनके बिसाइड बहुत ही सारे ज़्यादा होस्ट रहते हैं वर्ल्ड की डिमांड। ये जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या फिर मार्केटिंग स्किल्स या फिर सप्लाई अवेलेबिलिटी थी, इनकी वजह से भी हमारी जो एक्सचेंज रेट्स थी वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई थी। Exchange rate and balance of payment rupee convertibility. Nevertheless, real effect exchange rate is an important explanatory factor of growth, export growth. In the Union Budget 1997 to 98, the Finance Minister has proposed to constitute a committee of experts to recommend a fixed time period of introduce capital account कन्वर्टेबिलिटी, कि किस तरीके से जो भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने यूनियन बजट 97 से 98 को प्रपोज किया कॉन्स्टिट्यूशन में, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक कमेटी का जिक्र हुआ था कि एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स हम रिकमेंड करेंगे ताकि जितनी भी हमारी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है उसे हम फिक्स टाइम पीरियड में कंप्लीट या रिकमेंड कर सकें। द अचीवमेंट ऑफ साउंड इकोनॉमिक ग्रोथ, efficient macroeconomic management, controlled current account defects if not surplus, and steady and consistent increase in foreign exchange reserve। जो अचीवमेंट था एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो ये था कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी वो भी बहुत अच्छे मैनर में हो रही थी, मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था, और करंट अकाउंट डिफेक्ट्स को भी हम अच्छे से कंट्रोल कर पाते थे। इस तरीके से हमने स्टेडी और कंसिस्टेंट रह के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में अपनी जगह इंक्रीज करी। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, इन मार्च 1993 इंडिया मूव्ड फ्रॉम अर्लियर डुअल एक्सचेंज रेट रेजिम टू अ सिंगल मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये 1993 में बहुत ही ज़्यादा एक्सचेंज रेट स्टार्ट हुआ बनना, और जितनी भी हमारी मार्केट थी वो एक्सचेंज रेट सिस्टम को ही यूज़ करने लग गई थी। अंडर द सिस्टम देयर इज़ नो ऑफिशियली फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑन द रुपी
Instead, the rate is determined by the demand and supply conditions in the foreign exchange market. इस सिस्टम के अंडर रहने में जो हमें बेनिफिट तो कुछ नहीं हुआ, कोई भी हमारे पास में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नहीं आया इन फॉर्म ऑफ रुपीज। उल्टा क्या हुआ कि हमने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया बहुत सारी डिमांड्स और सप्लाई की कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए इन आर फॉरेस्ट exchange market. The role of RBI is confined to intervening to maintain orderly market conditions and to curb excessive speculations. जो रोल था आरबीआई का वो इतना कन्फाइंड रहता था कि वो अपनी इंटरफेयरिंग मेंटेन करके रखें और कुछ भी एंटरटेनमेंट अगर मार्केट और कंडीशन में हो रहा है उसको हम आगे जाहिर ना करें। Now India's balance of payment viable or vulnerable? Independent India has twice experienced POP crisis, first in mid 60s and second one is early 90s. The second BOP crisis was more severe in magnitude and impact since the crisis year of 1991 to 91 to 92 has become a long way. बहुत ही ज़्यादा लंबा बन गया था इधर, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा सीवियर इफेक्ट हमारे इकोनॉमी पे पड़ा था। Though the crisis has been overcome, steps need to taken to ensure that such a crisis does not reoccur. Means कि जब ये क्राइस हो गया और हमने उसको ओवरकम कर लिया तो हमने बहुत ही ज़्यादा स्टेप्स स्टार्ट कर दिए कि किसी तरीके से ये हालत ये नौबत दोबारा ना आए। Within the exception of certain years, India has been continuously experiencing huge deficits on both trade and current accounts. Exception को कि certain करते हुए ये देखा गया कि जो इंडिया की कॉन्टिन्यूस इकोनॉमी थी वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज डिफेक्ट्स एक्सपीरियंस कर रही थी करंट अकाउंट या फिर ट्रेड्स के ऊपर। द ईज विद विच फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स कैन बी मेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज शुड नॉट बिकम द बेसिक फॉर इनकरिंग करंट अकाउंट डिफेक्ट्स। इनफैक्ट इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो आर फेयर वेदर फ्रेंड्स। मीन्स जितनी भी हमारी ईज थी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जितनी भी थी उनको हमने डिफरेंट सोर्सेज से ओवरकम कर लिया, पर जो भी हमारी इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो थी वो भी अभी उसी तरीके से उसी फ्रेंडली वेदर में हमारे पास में आ गई थी। दे बिगेन टू रिजर्व एंड फ्लो बैक एंड मोमेंट द इकोनॉमी फेस ट्रबल्स। जब भी इकोनॉमी ट्रबल फेस करती है या तो वो रिवर्स में चली जाती है या फिर वापस हमारे पास में आ जाती है। Therefore, the objective should be contain current account defects at that level which can be financed by normal capital flows. इसी वजह से जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो ये है कि जितना भी चीजें करंट अकाउंट डिफेक्ट कंटेन करता है उसे दूसरे लेवल पे लेके जा सके ऑन द लेवल which we deals with financing by normal capital flows. To make the balance of payment viable, the keys lies in the balance of payment or in constitutional stepping up exports में। On the import front, POL will require special attention if the country has to be protected from external price hike shock. हमें पीओएल को भी इस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए और या फिर प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए क्योंकि कभी भी अब एक्सटर्नल प्राइस हाइक शॉक्स आ सकते हैं। डू इट योरसेल्फ। दीज आर द क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। फर्स्ट वन इज व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, डिस्कस इट्स कंपोजिशन, एंड सेकेंड वन इज describe the trends of India's balance of payments during 50s, 60s and 70s and analyze the major features of its implications. Thank you and have a nice day.